वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये जो दिया गया है ना आपके सामने है प्री शिपमेंट स्टेज। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या दिया गया है इसके अंदर। देखो, लगभग आपके पास प्री शिपमेंट का जो है इतने सारे पॉइंट्स दिए गए, लगभग 7 पॉइंट्स दिए गए हैं। 7, 8 और 9 पॉइंट्स टोटल दिए गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है एज पर यूर फ्यूचर रिव्यू एज वेल एज जो है आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट रखता है। देखो, प्री शिपमेंट स्टेज क्या दिया गया है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। क्या दिया है, देखो, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। देखो, कल मतलब लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था, ये प्रिलिमिनरी स्टेज तक कंप्लीट कर लिया था। अब प्री शिपमेंट स्टेज में लगभग देखो 9 पॉइंट्स था। ये टोटल हम देख लेंगे। पहला दिया है रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। अब रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, नॉर्मली जो इंपोर्टर कंट्री है वहां से जो हमें ऑर्डर आता है उसके बारे में। देखो, as soon as the order is received, the exporter must verify and confirm the order. The exporter check on the restrictions on import in importers country। तो क्या बोला गया है, जैसे ही ऑर्डर आता है तो सबसे पहले वेरीफाई करना पड़ेगा। अब ऐसे जैसे ऑर्डर आया और आपने भेज दिया ऐसा तो होगा नहीं, पहले क्या होगा, वेरीफाई होगा और फिर कंफर्म होगा। कंफर्म हो गया तो एक एक्सपोर्टर जो है इंपोर्टर कंट्रीज में देखेगा क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, उस रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर वो इंपोर्टर कंट्री में रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो वो बोला गया रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, आप याद रखना। अब दूसरा पॉइंट जो है लेटर ऑफ क्रेडिट। देखो, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है जो होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, वो होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, देखो, द एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट इंपोर्टर्स टू इशू अ लेटर ऑफ क्रेडिट इन हिज फेवर। द रिसिप्ट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम इंपोर्टर्स बैंक विल क्लियर द फॉरेन एक्सचेंज एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस। तो देखो, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, सारे झंझट जो होते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट में क्लियर कर लेते हैं, कर लिया जाता है और इसको जो है एक बिल के तौर पर इशू कर दिया जाता है एक्सपोर्टर के पास। तो यहाँ पे जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट करता है ताकि इंपोर्टर उसको भेजे। नॉर्मली जो होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ए पर्सन है और बी है। ए जो है भारत का है, समझ के चलो, ये जो भारत का और ये जो है अफ्रीका का है। तो अफ्रीका का जो बी बंदा है ये जो है समझ लो गुड्स एंड सर्विसेज को भेज रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये कहलाएगा एक्सपोर्टर। ठीक है, समझना। और ये है इंपोर्टर, इंपोर्ट करवा रहा है गुड्स को। तो नॉर्मली जो एक्सपोर्टर होता है ये बंदा जो होगा, ये रिक्वेस्ट करेगा बी को कि मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट देना, यानी कि रिक्वेस्ट करेगा लेटर ऑफ क्रेडिट का। ओके, और यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट में वो सारी चीजें इन्वॉल्व किया जाएगा जो रिलेटेड है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसके पास आ गया, आने का मतलब है ये गुड्स को रवाना करेगा अपने जगह से बी के पास। अब गुड्स जैसे जाएगा और लेटर क्रेडिट इसके पास है, अब यहाँ पे ए का जो है बैंक भी आएगा, यानी कि ए का बैंक और दूसरी तरफ बी का बैंक, ए और बी, यानी कि दोनों का बैंक आमने सामने आएगा। जैसे ही गुड्स यहाँ से जाएगा तब आएगी पैसे की बात, यानी कि बी इसको पैसा देगा, है ना, मनी देगा, फ्री में थोड़ी दिया भाई, मनी देगा, पैसा देगा। अब पैसा देने के लिए आएगा कौन बीच में, ये बैंक आने वाला है, समझ में आ रहा है, ये बैंक बीच में आएगा और इधर इजी पैसा लेने वाला है तो इसका भी बैंक सामने आएगा। ओके, दोनों का बैंक आएगा आमने सामने। अब बी क्या करेगा, जैसे ही गुड्स पहुंच गया ये रिक्वेस्ट करेगा, ए जो है बी को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे जो है अब जितना अमाउंट था लेटर ऑफ क्रेडिट पे वो पैसा देना। अब ए बैंक जो रहेगा, बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ ए बी से रिक्वेस्ट करेगा और बी के बैंक से रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे पैसा देना, और बैंक जो बी का होगा वो बैंक इसको पैसा ट्रांसफर करेगा। इफ पैसा ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, लेटर ऑफ क्रेडिट खत्म। ओके, तो ये सब मामला होता है लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर। ओके, तो होप सो समझा होगा। अब देखते हैं क्या दिया गया है, वही बोला गया है कि एक्सपोर्टर को रिक्वेस्ट करेगा इंपोर्टर को कि इशू कर दे पहले लेटर ऑफ क्रेडिट, और लेटर ऑफ क्रेडिट अगर ये इशू हो गया तो इंपोर्टर बैंक क्या करेगा, उसको क्लियर करेगा और फॉरेन एक्सचेंज और अदर मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस है, तो फॉरेन बैंक जो फॉरेन एक्सचेंज का है, जैसे कि इसमें बात किए थे हमने, तो इसमें बात किया था बैंक यहाँ पे तो दे रहा है, लेकिन ये है अफ्रीका का बैंक। नॉर्मल अफ्रीका का बैंक होने की वजह से इसका जो करेंसी होगा, करेंसी भी तो दूसरा होगा। जैसे इंडिया का अगर करेंसी की बात करो तो यहाँ पे रुपी चलता है, राइट ना, रुपी चलता है।
लेकिन वहां पे कोई और करेंसी चल रहा है, तो यहाँ का बैंक क्या करेगा, फॉरेन एक्सचेंज करेगा, करेंसी को कन्वर्ट करेगा। करेंसी को कन्वर्ट करने का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज करना। ओके, तो ये करके जो है हमें करेंसी देगा और जितने भी रिस्ट्रिक्शन है उसको क्लियर करेगा। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या दिया गया है, प्री शिपमेंट फाइनेंस। अब प्री शिपमेंट फाइनेंस का मतलब है, जैसे कि देखो यहाँ पे ये जो भेज रहा था, है ना, यहाँ पे जो भी ये भेज रहा था, अब इसको भेजने के लिए पैसा चाहिए, तो ये भी अपने बैंक से पैसा लोन के तौर पर ले सकता है और अपने जेब से ना लगाते हुए वो लोन को लगा के इस गुड्स एंड सर्विसेज को बी तक पहुंचा सकता है। तो ये नॉर्मली कहलाएगा प्री शिपमेंट फाइनेंस, क्योंकि शिपमेंट हुआ नहीं है अभी तक। देखो, द एक्सपोर्टर ऑब्टेन द प्री शिपमेंट फाइनेंस फ्रॉम हिज बैंकर टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वही बात बता रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यानी कि एक्सपोर्ट कर तो रहा है बंदा, एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले गुड्स तो होना चाहिए। अब गुड्स होने के लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा उसको, इतना तो अक्सर सभी के पास है, राइट। गुड्स को बनाएगा तभी तो बेचेगा। देखो, द एक्सपोर्टर हैज टू प्रोड्यूस गुड्स एज पर बायर्स नीड। एज पर बायर नीड मतलब जो अफ्रीका में ये बंदा बैठा था, तो ये बोला होगा मुझे ऑर्डर में ये गुड्स इतना इतना क्वांटिटी चाहिए, तो जितना भी क्वांटिटी चाहिए तो उसके हिसाब से क्या करेगा, ये बनाएगा सबसे पहले और बनाने के बाद ही तो एक्सपोर्ट करेगा भाई। तो याद रखना आप लोग, ठीक है। इफ एक्सपोर्टर इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर देन ही विल गेट द ऑर्डर गुड्स फ्रॉम द सब लोकल सप्लायर। अगर वो एक्सपोर्टर नहीं होगा, सीधी सी बात है, अगर वो एक्सपोर्टर नहीं होगा, उसको ऑर्डर आया है, तो ऑर्डर कहाँ से आया, डायरेक्ट इंपोर्टर कंट्री से थोड़ी आया होगा तो किसी सप्लायर से आया होगा कि मुझे इतना इतना गुड्स चाहिए, ठीक है, इतना मैन्युफैक्चर करना है, बात खत्म। अगला पॉइंट है पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब गुड्स को पैक वगैरह करना, पैकिंग वगैरह करना। जैसे आप लोग देखा होगा, पैकिंग में जो है बहुत अच्छे से खूबसूरत उस क्वालिटी को संजो के उसकी क्वालिटी को बनाए रखे पैकिंग किया जाता है। डिजाइन, शेप, साइज, कलर वगैरह बहुत अट्रैक्टिव बनाता है ताकि लोग जो है उसमें वो देखते ही लालच में आ जाए और गुड्स को खरीद ले। ठीक है, देखो क्या बोला गया है पैकेजिंग में, the goods must be properly packed because packing play third important role। थर्ड इंपॉर्टेंट रोल मतलब पहला तो गुड्स है, दूसरा प्राइस है, तीसरा पैकेजिंग। अच्छा पैकिंग रहेगा, बाहर से खूबसूरत दिखेगा, लोग खरीद लेंगे, है ना। वही बोला गया है, वो कहावत सुना होगा, जो दिखता है वही बिकता है, तो दिखाओ इतना खूबसूरत कि बिकी जाए। देखो क्या बोला है, प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। पहला जो है इस तरीके से पैकिंग करो कि जैसे ही ट्रांजिट हो रहा है, ट्रांजिट का मतलब ट्रांसफर, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ट्रांसफर मतलब आप सबको समझा होगा कि ये क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है तो उसे ट्रांसफर कहते हैं। नॉर्मल ये ट्रांसपोर्ट के द्वारा होगा। अब ट्रांसपोर्ट भी भले रोडवे हो, रेलवे हो, वाटरवे हो या एयरवे हो, चार मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है पूरे वर्ल्ड में, अगर मेजर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो। दूसरा है प्रिजर्वेशन ऑफ क्वालिटीज ऑफ गुड्स। अब जो पैकेजिंग है वो क्या करता है, गुड्स के क्वालिटी को भी प्रिजर्व करके रखता है। प्रिजर्व का मतलब बचाए रखना, है ना, इस तरीके से बचाए रखता है कि उसकी क्वालिटी खराब ना हो। और तीसरा प्रमोशन ऑफ गुड्स, यानी कि हेल्प करे पैकेजिंग प्रमोट भी किया जा सके गुड। देखो एडवर्टाइजिंग, अगर खूबसूरत पैकिंग हो तो एडवर्टाइज भी खूबसूरत होगा। अगर पैकेजिंग ही अच्छा ना हो तो कितना भी खूबसूरत एडवर्टाइज क्यों ना हो, लेकिन पैकेजिंग की वजह से वो मार खा जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ईसीजीसी। कौन है ये बंदा, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन है, भारत का एक एजेंसी है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो ये क्या करता है मेन, द एक्सपोर्टर में ऑब्टेन कवर फ्रॉम ईसीजीसी, सच कवर प्रोटेक्ट एक्सपोर्टर अगेंस्ट क्रेडिट रिस्क, है ना। तो क्या बोला गया है कि ये ईसीजीसी जो है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन, ये जो भी उधार लिया जाता है सामने वाले कंट्री से, तो उससे जो निपटता है वो ईसीजीसी निपटता है, चाहे वो पैसे का मामले हो। ये पैसे के मामले से रिलेटेड है। देखो एग्जांपल में क्या बोलता है, इफ द इंपोर्टर फेल टू मेक द पेमेंट ऑफ बिल, द एक्सपोर्टर कैन कवर फ्रॉम ईसीजीसी टू द एक्सटेंट ऑफ 90% ऑफ द लॉस। तो क्या बोल रहा है भाई, बहुत बड़ी बात कह रहा है। क्या बोल रहा है कि ये जो इंपोर्टर कंट्री है, ये बंदा अगर फेल हो गया पैसा देने में इस बंदे को, यानी कि इस पर्सन को अगर वो पैसा ना दे पाया, तो ये बंदा जो है अप टू 90% जो रिकवरी अमाउंट होता है वो ईसीजीसी के पास से रिकवर कर सकता है। और ईसीजीसी समझेगा कि मुझे इससे रिकवर कितना करना है।
क्लियर, तो ये बातें आप याद रखना, ये बता रहा है ईसीजीसी में। नेक्स्ट है जीएसटी फॉर्मेलिटीज। अब जीएसटी फॉर्मेलिटीज भी तो इंपॉर्टेंट होता है। ये जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये मैंने पहले ही बता दिया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है, राइट। देखो द एक्सपोर्टर नीड टू कंप्लीट जीएसटी फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग एक्सपोर्ट ट्रेड, क्योंकि एक्सपोर्ट ट्रेड में भाई साहब गुड्स एंड सर्विस का ही तो ट्रेड हो रहा है, राइट। गुड्स और सर्विसेज का ही तो ट्रेड हो रहा है यहाँ पे। तो गुड्स एंड सर्विसेज से ट्रेड हो और जीएसटी ना आए तो ना इंसाफी है ये। तो जीएसटी को आना पड़ेगा बीच में और अपना कमीशन इन द सेंस टैक्स को लेकर जाना पड़ेगा। ओके, तो इसके वजह से गुड्स की भी रेट में बदलाव आती है, याद रखना। आगे की बात करते हैं मरीन इंश्योरेंस। अब मरीन इंश्योरेंस का मतलब है कि जैसे ये बंदा यहाँ पे भेज रहा था गुड्स, अब भेजने का मतलब क्या है कि अगर ज्यादा हेवी है तो किससे भेजेगा, वाटरवे से भेजेगा। अब वाटरवे से भेज रहा है और शिप जाते जाते बीच में कहीं डूब गया तो अब डूब जाएगा तो नुकसान कौन झेलेगा भाई। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इंश्योरेंस निकाला जाता है। अगर पानी से जा रहा है कोई जहाज तो उससे जो इंश्योरेंस निकाला जाएगा उस इंश्योरेंस का हम कहेंगे मरीन इंश्योरेंस। ओके, तो क्या दिया है, द एक्सपोर्टर हैज टू ऑब्टेन मरीन इंश्योरेंस अंडर CIF कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। देखो कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट का मतलब कि ये जो है अंडर गवर्नमेंट के तहत बनाया गया CIF, जो कि मरीन इंश्योरेंस को निकालने का काम करता है। CIF कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ठीक है। ये लोग इस मरीन इंश्योरेंस का इंश्योरेंस निकालने का काम करता है जो भी ट्रेड हो रहा है देश के अंदर। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। अब नॉर्मल सी बात है कि इंश्योरेंस निकाला है विदाउट एनी रिसिप्ट तो ये वैलिड थोड़ी कहलाएगा जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट ना बने। ओके, तो he has to pay necessary insurance premium and obtain insurance policy। अब इंश्योरेंस निकाल दिया तो उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, विदाउट प्रीमियम इंश्योरेंस का निकलेगा नहीं, उसको पैसा देना पड़ेगा, तब प्रीमियम के बेस पे इंश्योरेंस निकल जाएगा। लास्ट है C&F एजेंट। देखो इसका फुल फॉर्म क्या दिया गया है, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। ये क्या करते हैं, उन सारे के सारे गुड्स को अच्छे से पूरा का पूरा चेकिंग करने के बाद आगे फॉरवर्ड करते हैं किसको, ऐसे पर्सन को जहां से वो शिप के द्वारा लेकर जाए दूसरे कंट्री में, यानी कि शिप का कैप्टन। देखो क्या बोला है कि क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स आर नोन एज कस्टम हाउस एजेंट। ये लोग कौन होते हैं, कस्टम हाउस एजेंट होते हैं क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। कस्टम अथॉरिटी आपने सुना होगा, तो कस्टम अथॉरिटी को ही हम कस्टम हाउस भी कहते हैं, जहां पे जो पर्सन काम करते हैं उनको एजेंट कहते हैं, कस्टम हाउस के एजेंट। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, दिस एजेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग अ गुड्स। अगर गुड्स को आगे भेजा जा रहा है और कुछ भी होता है गुड्स के साथ, ये लोग उसके लिए जिम्मेदार होंगे। दैट्स ऑल। ओके, तो होप सो आपको समझा होगा। ये इंपॉर्टेंट था, ये बहुत लंबा पॉइंट्स थे, टोटल 9 पॉइंट्स थे। तो इस वीडियो में बस ये 9 पॉइंट से रिलेटेड हमें बात करनी थी। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे शिपमेंट स्टेज, देन आफ्टर पोस्ट शिपमेंट स्टेज के बारे में। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।